नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारत में कृषि जो है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या-क्या हमें कृषि की क्रांतियाँ हुई थी और हरित क्रांति कब हुई थी, भारतीय प्रमुख फसलें क्या-क्या है और भारतीय कृषि के प्रकार क्या हैं, ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है और भारत में कृषि की स्थिति क्या है, जीडीपी क्या है, जीडीपी की कृषि में भागीदारी क्या है और भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है और भारतीय कृषि की कुछ समस्याएं क्या है। ये सारी बातें हम मैप के द्वारा हम समझेंगे और पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत है देखने की ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, मेरी मेहनत है वो बेकार जाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो क्या है, मास्टर वीडियो होने वाली है दोस्तों। और मास्टर वीडियो में क्यों होने वाली है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है 2023-24 है, वो क्या है इसी पे डिपेंड करेगी। एक ही बार अब कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो क्या है ट्यूशन लगा देते हैं बाद में। तो ट्यूशन तो मैं ही करवा दूंगा, लेकिन जब आपको पहले पढ़ाया हुआ नहीं होगा तो आप क्या करोगे। कुछ क्वेश्चन अकेले क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मेरा मानना ये है कि अगर कोई बंदा केवल क्वेश्चन पढ़कर पेपर पास कर सकता है क्या? आप मुझे ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। केवल क्वेश्चन पढ़कर अगर पेपर पास होता तो हम सार क्यों करवाते? अपनी जो परीक्षा होती है उसका मतलब यही होता है कि पहले हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद हमें क्वेश्चन अगर दिया जाए तो क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम बिना देखे ही चूज कर सकें। इससे हमें नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, आपको सारी बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, आपको वो सारी बातें आती मिले। ठीक है, अगर आप मुझे ये बताइए, आप 100 क्वेश्चन अगर याद करेंगे, 100 क्वेश्चन याद करेंगे तो उसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, उसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए। एक आपने एक पूरा लेसन याद किया और उसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछ लिए। अगर आपको लेसन याद है तो 100 क्वेश्चन है आप जल्दी जल्दी कर दोगे। अगर 100 क्वेश्चन है और इन्हीं 100 क्वेश्चनों के अंदर से पूछा तो ठीक है, अगर बाहर से पूछ लिया फिर क्या करोगे? तो इसी के आधार पर बता रहा हूँ, ये वीडियो है पूरा देखना। और एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपनी क्लास को। भारत में कृषि क्षेत्र और कृषि क्या है। भारत में एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, ये आप सभी को पता है। और 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% थी। ठीक है, 2019 से 20 में कृषि की जो भागीदारी जीडीपी है वो उसके है 17.8% थी। 2020-21 में कृषि की जो भागीदारी जीडीपी है वो क्या है 19.9% थी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का जो आंकलन किया गया जाता है, तो वो किस तरीके से था। प्राथमिक जो क्षेत्र है यानी प्राइमरी जो सेक्टर है वो क्या है, कृषि है। द्वितीय जो क्षेत्र है वो क्या है, उद्योग है। और तृतीय क्षेत्र है वो सेवा है। तीनों बातें हैं वो आपको याद हो गई होगी, आशा करता हूँ ये बात। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि भारत में कृषि क्षेत्र है वो किस तरीके से हैं, तो 55% जो कृषि क्षेत्र है वो मानसून पर निर्भर करते हैं। किस पर करते हैं, मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं। और जो 45% है वो क्या है, सिंचित है, जो नहरों से पानी लगता है या नलकूप से पानी लगता है या बोरों के द्वारा यानी टेबुल से भी पानी लगता है। भारतीय किसान 60 से 65 तो है वो लोग हैं जो खाद्यान्न फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ चावल, ये जो 60 से 65% आते हैं। और 35 से जो 40% है वो क्या है, वाणिज्यिक फसलें उगाता है, जैसे कपास और जूट आदि। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो भारत में कुल जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 51% है वो क्या है, कृषि के ऊपर है, जिसके अंदर हम मक्का बाजरा गेहूँ सब कुछ उगा सकते हैं। मतलब वो 51% के अंदर आता है। ठीक है, अब 21% है वो क्या है, वन क्षेत्र है, जहाँ पर वन पाए जाते हैं। मतलब और कोई फसल वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन वन पाए जाते हैं। ठीक है, 24% है वो क्या है, भूमि बंजर है, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल रेत होती है, सूखा होता है, वहाँ पर कुछ नहीं तो खाने पीने का सामान होता है और नहीं कुछ और होता है। 4% है वो चारागाह है, यानी जो आवारा पशु फिरते हैं उनके लिए चारागाह, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, घास है फूस है वो, लेकिन वो क्या है, आवारा पशुओं के लिए 4% जगह है। ठीक है, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र, हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है।
धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, पश्चिमी हिमालयी भाग, पूर्वी हिमालयी भाग, तीसरा है निचला गंगेय मैदानी क्षेत्र, चौथा है मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, पांचवा है उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, छठा है गांगेय पार मैदानी क्षेत्र, सातवां है पठार व पर्वतीय क्षेत्र, आठवां है केंद्रीय पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, नौ है पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, 10वां है दक्षिणी पठार व पर्वतीय क्षेत्र, 11वां है पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, 12वां है पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, 13वां है गुजरात मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, और 14वां है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, और 15वां है द्वीप क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें तो भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं भी है। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, यानी जब बारिश होगी या मानसून आएगा तभी हम क्या है फसल को बोएंगे। तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, कृषि पर अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित और पुराने तरीके से कृषि करता है, ये एक भी समस्या है। ठीक है, कृषि जोतों का छोटा आकार, यानी भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ठीक है दोस्तों, बीज की निम्न गुणवत्ता, ये सबसे बड़ी क्या है धोखाधड़ी है किसान के साथ। भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होती है। ये सबसे बड़ी किसान के लिए क्या है धोखा है। भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल है वो कब उगाई जाती है? बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में होती है। रबी फसल शीत ऋतु की फसल है, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू। ठीक है दोस्तों, खरीफ की जो फसल है बुआई कब होती है इसकी? जून और जुलाई के अंदर होती है। कटाई कब होती है? नवंबर और दिसंबर के अंदर होती है। और खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है, जैसे धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द। ठीक है, ये बात आप याद रखना। जायद जो फसल है वो क्या है? बुआई मार्च में होती है। कटाई कब होती है? जून के अंदर होती है। जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच में के सूखे मौसम में उगाई जाती है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये क्या है जायद की जो है वो फसल है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें कृषि के प्रकार, तो फसल चक्र। भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, अनुबंध कृषि। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों, कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिस पर सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। झूम कृषि, यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है, और इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। सीढ़ीनुमा कृषि, सीढ़ीनुमा खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवां भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं, और इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और विभिन्न कृषि जो क्रांति हैं वो किस तरीके से हुई थी? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों की स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। 1965 यूएसए और मेक्सिको। हरित क्रांति के जनक क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। भारतीय हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक क्या भारतीय कौन थे?
एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच में हुई। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया। ठीक है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति। हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, और क्या है रजत क्रांति अंडा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, और नील क्रांति है आलू उत्पादन, और इंद्रधनुषी क्रांति है इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति सबसे बड़ी क्रांति, यानी सभी के सभी क्या है इसमें साथ में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करें भारत की प्रमुख फसलें तो चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है और भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या है पश्चिम बंगाल में होते हैं चावल और विश्व में चीन में होते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक के अंदर है। ठीक है दोस्तों, गेहूं विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है और विश्व में चीन करता है। प्रति हेक्टर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है, ये भी बात याद रखना। भारत की प्रमुख फसलों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान क्या है? गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर। और राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा और सरसों के अंदर। रबड़ कहाँ पर होता है? थाईलैंड। भारत में कहाँ होता है? केरल में। गन्ना ब्राज़ील के अंदर होता है और भारत में उत्तर प्रदेश। चाय चीन के अंदर होती है, भारत में असम के अंदर। सोयाबीन अमेरिका के अंदर, भारत में मध्य प्रदेश। कॉफ़ी ब्राज़ील के अंदर, भारत में कर्नाटक के अंदर। दाल भारत में और मध्य प्रदेश। ठीक है। दाल भारत में ही होती है और कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के अंदर होती है। ठीक है। आगे हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये बात याद रखना। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो गेहूं और चावल के मामले में सफल रही है। आगे हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को अब हमने अभी पढ़ा था और 1966 और 67 के बीच में हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है। जूम है एक कृषि का एक तरीका है, हमने जूम खेती पढ़ा था आपको याद हो तो। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं खरीफ की जो फसल है वो नहीं है। चना, चावल और गन्ना और कपास क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल के अंदर होता है। ये प्रश्न ऐसे कमज़ोर मत समझना, ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। और आगे हम बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का होता है। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये है। UPPSC 2014 के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपको क्या है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।